नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी यूपी पीटी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे गुप्त साम्राज्य के विषय पर। आपके सिलेबस में गुप्त वंश से केवल 2 राजाओं का विषय में प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका उल्लेख सिलेबस में किया गया है, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय। ठीक है, इन 2 शासकों के से संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में आएंगे। तो ठीक है, हम इसकी शुरुआत करते हैं गुप्त साम्राज्य के। उससे पहले हम समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में पढ़ें, उससे पहले हम कुछ मुख्य बातें गुप्त साम्राज्य के विषय में जान लेते हैं। जैसे गुप्त साम्राज्य का उदय कब हुआ था? 3री शताब्दी में के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। ठीक है, साथ ही हम देखते हैं कि जो गुप्त लोग थे, ये जो थे कुषाण जो इससे पहले शासन था कुषाण वंश का, उनके सामंत थे। ठीक है, कुषाण के सामंत थे। और हम देखते हैं कि गुप्त वंश की संस्थापक कौन थे? ये श्रीगुप्त थे, जिनका कार्यकाल था 240 ईस्वी से 280 ईस्वी। ठीक है, श्रीगुप्त के बाद उसका उत्तराधिकारी घटोत्कच गद्दी पर बैठा, जिसका कार्यकाल 280 से 320 ईस्वी था। ठीक है, इसके बाद जो बैठे वो चंद्रगुप्त प्रथम बैठे। चंद्रगुप्त प्रथम जो थे, ये वास्तविक संस्थापक भी कहे जा सकते हैं। वास्तविक संस्थापक इनको माना गया है गुप्त साम्राज्य का। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट जो था वो चंद्रगुप्त प्रथम था, और ये 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। ठीक है, इसने लिच्छवी राजकुमारी देवी से विवाह किया। ठीक है, इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। और इनके विषय में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि गुप्त संवत की शुरुआत जो थी वो चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। ये 319 ईस्वी से 320 ईस्वी के बीच में इन्होंने गुप्त वंश की गुप्त संवत की शुरुआत की थी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थी। अब हम सीधे अपने मूल विषय पे आ जाते हैं, समुद्रगुप्त के विषय में देखते हैं। तो समुद्रगुप्त जो था वो चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, और जो गद्दी पर 335 ईस्वी में बैठा। ठीक है, इसने आर्यावर्त के 9 शासकों को और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण इसे क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। ठीक है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी। समुद्रगुप्त जो था ये विष्णु का उपासक था। आगे कुछ देख लेते हैं, जैसे कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त विजेता के साथ साथ कवि, संगीतकार तथा विद्या का संरक्षक भी था। ठीक है, विद्या का संरक्षक भी था। उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए से चित्रित किया गया है तथा कविराज की उपाधि प्रदान की गई है। वीणा बजाते हुए सिक्कों से अनुमान लगाया गया है कि वो संगीत प्रेमी था। ठीक है, और उसने कविराज की उपाधि भी धारण की थी। तो यहाँ देख लेते हैं कि और समुद्रगुप्त ने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी। एक तो उसकी कविराज की उपाधि हो गई, दूसरी उसकी उपाधि थी व्याघ्र पराक्रमा। ठीक है, व्याघ्र पराक्रम की उपाधि थी। और एक कौन सी थी उपाधि? पराक्रमांक की उपाधि थी। ठीक है, ये कुछ उपाधियां जो थी वो समुद्रगुप्त ने धारण की थी। श्रीलंका के शासक था मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से गया में एक बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति मांगी थी। ठीक है, और यह अनुमति समुद्रगुप्त ने दे दी थी। उसके पश्चात मेघवर्मन ने जो है गया में एक बौद्ध विहार की स्थापना की, एक निर्माण कराया। ठीक है, आगे देखते हैं। समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी बनाने के बाद चंद्रगुप्त प्रथम ने संन्यास ग्रहण कर लिया। समुद्रगुप्त ने 335 ईस्वी पर राजगद्दी पर बैठा। समुद्रगुप्त जो था ये कैसा शासक था? ये आक्रमणकारी शासक था और साम्राज्यवादी शासक था। ठीक है, इसने अपनी सीमाओं को बढ़ाया और ये आक्रमणकारी शासक था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद में स्थित प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की थी। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। प्रयाग प्रशस्ति में से समुद्रगुप्त के विषय में हमें जानकारी मिलती है कि उसने अश्वमेध यज्ञ कराया और धरणीबंध को अपना लक्ष्य बनाया। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लोक सेवा आयोग में पूछा जा चुका है कि धरणीबंध का लक्ष्य किसने बनाया था? तो समुद्रगुप्त ने बनाया था। ठीक है, समुद्रगुप्त ने विक्रमांक की उपाधि धारण की। ठीक है, विक्रमांक की उपाधि धारण की। अश्वमेध कर्ता भी इसको कहा जाता था। आगे देखते हैं कि समुद्रगुप्त के पदाधिकारी कौन कौन से थे।
तो समुद्रगुप्त के पदाधिकारी थे, एक तो संधि विग्रहक था जो संधि और युद्ध का मंत्री होता था, दूसरा कुमारामात्य था जो कि गुप्त साम्राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी था, और फिर महादंडनायक था जो कि न्यायाधीश होता था, और खाद्य आतिका था वो राजकीय भोजनालय का अध्यक्ष होता था। ठीक है, तो ये कुछ पदाधिकारी हो गए। फिर समुद्रगुप्त ने जो अपनी मुद्राएं जारी की, तो कौन कौन सी? समुद्रगुप्त ने एक गरुण मुद्रा, व्याघ्रहंता, धनुर्धर, परशु, अश्वमेघ और एवं वीणाधारी 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। ठीक है, और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि गरुण जो थी ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा थी। ठीक है, उस वक्त की तत्कालीन समाज की महत्वपूर्ण मुद्रा कौन सी थी? गरुण थी। ठीक है, गरुण जो थी उस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा थी। आगे देख लेते हैं कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा, लेकिन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा था? तो विंसेंट स्मिथ ने जो है भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा था। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत में आर्यावर्त के 9 शासकों को पराजित किया। ठीक है, और समुद्रगुप्त ने क्या किया? समुद्रगुप्त ने अपने विजित क्षेत्रों को 5 भागों में बांटा था। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा उसमें डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना डिटेल में नहीं पूछेगा यूपीपीटी में। अब हम देख लेते हैं सीधे चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में कुछ मुख्य मुख्य बातें पढ़ लेते हैं जो एग्ज़ाम पर्पस से अति आवश्यक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का कार्यकाल क्या था? 380 से 415 ईस्वी था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ जो कि 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फायान जो था ये आया था। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किए थे? चांदी के सिक्के चलाए थे। चांदी के सिक्के किसने कब चलाए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जब शकों पर विजय की उपलक्ष्य में। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमार गुप्त गोविंद गुप्त हुआ। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत का भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि कौन था? कालिदास था। ठीक है, और क्या देखते हैं कि हम चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले आयुर्वेदाचार्य कौन थे? ये थे आपके धन्वंतरी। ठीक है, धन्वंतरी जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के आयुर्वेदाचार्य थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले प्रमुख विद्वान थे वारामिहिर, धन्वंतरी, ब्रह्मगुप्त आदि थे। अभी हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय को देवराज और देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो इसकी उपाधि हम देख लें तो इसकी उपाधि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षाओं में पूछी गई है, तो परम भागवत वाली उपाधि पूछी गई कि परम भागवत की उपाधि किसने धारण की थी। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। शकों को पराजित करने की स्मृति में क्या किया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने विशेष चांदी के सिक्के जारी किए थे। कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वकाटक नरेश रुद्रसेन से किया था। रुद्रसेन की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी दूसरी राजधानी उज्जैन में बनाई। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम भी क्या था? देवगुप्त भी कहा जाता था, देवराज भी कहा जाता था, देवश्री भी कहा जाता था, और इसकी उपाधियां क्या थी? विक्रमांक थी। विक्रमादित्य की भी उपाधि इसने धारण की थी। साथ ही परम भागवत की उपाधि धारण की थी जो कि इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी भी गई है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फायान भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय की संधि विग्रहक वीरसेन शैव था। ठीक है, आगे देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो थे वो 9 रत्न रहते थे। ये 9 रत्न कौन कौन थे? कालिदास थे, अमर सिंह थे, ठीक है, और शंकु थे, धन्वंतरी थे, शपणक थे, और वेताल भट्ट थे, वरुचि थे, घटकरपर थे, और वारामिहिर थे। ठीक है, अब इनमें से कौन क्या था, थोड़ा सा एक बार इसको भी देख लेते हैं। जैसे कि इसको जैसे याद रखना है तो आप कैसे याद रखेंगे इसको? शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक से याद रख सकते हैं कि कड़वा के मतलब कालिदास हो गए। ठीक है, ये धन्वंतरी हो गए। ठीक है, और ये जो हो गए आपके ये वारामिहिर हो गए, और ये कौन हो गए? ये आपके हुए अमर सिंह हो गए, और अन्य थे ये आपके शंकु हो गए, फिर ये छपड़क हो गए, और उसके बाद ठीक है, तो शंकु हो गए, छपड़क हो गए, वरुचि हो गए, ये वरुचि हुए, वरुचि, और ये हुए वैताल भट्ट। ठीक है, वैताल भट्ट हो गए। ठीक है, इसके बाद जो हुए ये हो गए घटकरपर।
ठीक है। अब ये लोग कौन थे, किस किस विषय के ज्ञाता थे, तो उनकी जरा सी बात कर ले। जैसे कालिदास के विषय में सभी जानते हैं, कालिदास क्या थे, ये एक महाकवि थे। ठीक है, अभी इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की थी उसको भी हम एक बार देख लेंगे, क्योंकि उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद धन्वंतरी का हमने देखा, धन्वंतरी को क्या थे, ये आयुर्वेदाचार्य थे। ठीक है, ये 9 रत्नों में ये जो थे आयुर्वेद के ज्ञाता थे। और उसके बाद जो वारामिहिर थे, ये क्या थे, ठीक है, वारामिहिर एक अगर आप देखें तो एस्ट्रोनॉमर थे। ठीक है, उसके बाद जो अमर सिंह थे, ये जो थे आपके लेक्सिकोग्राफर, एक तरीके से समझ लीजिए कि एक तरीके के शब्दकोश संग्रह करता या डिक्शनरी टाइप के थे, तो लेक्सिकोग्राफर इनको समझ सकते हैं कि लेक्सिकोग्राफर टाइप का काम करते थे। ठीक है, और उसके बाद जो ये आपके शंकु थे, ये शंकु क्या थे, ये आर्किटेक्ट थे, आर्किटेक्ट के ज्ञाता थे। ठीक है, आर्किटेक्ट के ज्ञाता थे। उसके बाद ये कौन है, ये छपड़क थे। ठीक है, तो छपड़क किस चीज़ के ज्ञाता थे, ये एस्ट्रोलॉजी के ज्ञाता थे। उसके बाद आपके वरुचि आए, वरुचि किस चीज़ के ज्ञाता थे, ये ग्रामेरियन थे, यानी व्याकरण इनकी बहुत ग्रामेरियन थे। ठीक है, ये व्याकरण करता थे। ठीक है, और उसके बाद आए वाताल भट्ट। ये वाताल भट्ट क्या थे, ये मैजिशियन थे। तो ये इनके जो थे 9 रत्न थे, और घटकर पर अंत में ये डिप्लोमैट थे। तो आप थोड़ा सा हल्का सा ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, बाकी इससे कोई पूछा तो जाएगा नहीं कि मिलाने को दे दिया जाएगा, थोड़ा बहुत आइडिया रखना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो है ये हो गए इनके 9 रत्न। अभी हम इन 9 रत्नों में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कालिदास हैं। ठीक है, तो कालिदास के विषय में जान लेंगे, उनकी रचनाएं कौन सी थी, तो उनके बारे में जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको हम देख लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमार गुप्त जो महेंद्रादित्य राजगद्दी पर बैठा। तो ये भी ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद राजगद्दी पर कौन बैठा, तो कुमार गुप्त बैठा। ठीक है, जो कुमार गुप्त कौन था, कुमार गुप्त प्रथम वही था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ये ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के पदाधिकारी कौन कौन से थे, उपरिक्त था, जैसे हमने देखा अभी समुद्रगुप्त के पदाधिकारी कौन कौन थे। अब देखते हैं चंद्रगुप्त के पदाधिकारी कौन कौन थे। तो उपरिक्त था, ये प्रांत का राज्यपाल होता था। कुमारामात्य प्रशासनिक अधिकारी होता था, जैसा हमने बताया कुमारामात्य जो था सभी सर्वोच्च अधिकारी होता था। फिर दंड पाशिक जो था एक ऐसा था, पुलिस विभाग का प्रधान होता था। महादंड नायक कौन होता था, मुख्य न्यायाधीश होता था। बलाधिकृत कौन होता था, सैन्य कोष का अधिकारी होता था। महाप्रतिहार कौन होता था, ये मुख्य दौवारिक होता था। ठीक है, ये कुछ पदाधिकारी थे। कुछ और बातें जान लेते हैं गुप्त साम्राज्य के विषय में। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई क्या थी, देश थी, जिसके शासक को गोपना कहा जाता था। ठीक है, एक दूसरी प्रादेशिक इकाई थी भुक्ति, जिसके शासक को उपरिक्त कहा जाता था। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर प्रश्न जो है गुप्त वंश के प्रशासनिक व्यवस्था से आए, जिसमें से खास तौर से चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त के, तो उसके लिए ध्यान रखनी जरूरी है। चर्चा बहुत करनी थी सांस्कृतिक उपलब्धियों की, प्रशासनिक उपलब्धियों की, राजनीतिक उपलब्धियों की, लेकिन हमने उसकी अलग अलग चर्चा ना करके हमने कोशिश की है कि हम एक ही साथ सारी चर्चा कर दें, जिससे वीडियो लंबा भी ना हो, सारे इंपॉर्टेंट तथ्य कवर हो जाएं। चलिए आगे देखते हैं। भुक्ति के नीचे जो होता था विषय नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके प्रमुख कौन होते थे, विषयपति होते थे। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी होता था डांड पाशिक कहलाता था। उस विभाग के साधारण कर्मचारी को चाट और भाट कहा जाता था। ठीक है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी, ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा जो का मुखिया कौन होता था, ग्रामिक कहलाता था। ठीक है, ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक कहलाता था तथा अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। ठीक है, ग्राम समूहों की छोटी इकाई जो थी वो पेट कहा जाता था। गुप्त शासक कुमार गुप्त के दामोदर पुत्र ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलाप का उल्लेख है। भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 से 1/6 भाग हुआ करता था। इतना जो था वो रेवेन्यू लिया जाता था। ठीक है, और आगे देखते हैं। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी। भूमि कैसी थी, क्षेत्र कौन सी भूमि होती थी, जो कृषि करने के योग्य होती थी उसको क्षेत्र कहा जाता था। वास्तु कौन सी होती, जो वास करने के योग्य होती थी। चारागाह भूमि जो पशुओं के चारा योग्य भूमि होती थी। सिल ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी। ठीक है, अप्रहत कैसी होती, जो ऐसी भूमि जो जंगली होती थी।
आगे देख लेते हैं गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर, क्योंकि हम जानते हैं गुप्त काल जो था वो कैसा था। गुप्त काल जो था स्वर्ण युग माना जाता है मंदिरों के और स्थापत्य की दृष्टि से, ठीक है। तो मंदिर देख लेते हैं। विष्णु मंदिर जैसे था, ठीक है। विष्णु मंदिर जो था ये स्थान तिगवा में था, जबलपुर मध्य प्रदेश में। शिव मंदिर का निर्माण कहाँ हुआ? भूमरा, नागौदा मध्य प्रदेश में। पार्वती मंदिर नैना कुठार मध्य प्रदेश में। इसी प्रकार दशावतार मंदिर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया दशावतार मंदिर, ये देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। और शिव मंदिर खोह जो था वो नागौर शिव मंदिर खोह में था, ठीक है। भीतरगांव मंदिर भीतरगांव में था। लक्ष्मण मंदिर जो था वो कानपुर में था और ईंटों द्वारा निर्मित था। आगे देखते हैं, सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? तो उज्जैन था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। और हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम जो था जिसने सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा जारी की थी। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा गया है, ठीक है। अभी हम इस पर डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे कि कौन कौन सी मुद्राओं को क्या कहा गया है, ठीक है। आगे देखते हैं कि कायस्थ जो जाति थी, ठीक है, कायस्थ जाति का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति में है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन किसमें है? ओशनम स्मृति में। जाति के रूप में बात करें तो कायस्थों का जिक्र जो है ओशनम में है, और ऐसे कायस्थों का वर्णन जो है वो याज्ञवल्क्य स्मृति में आया, ठीक है। विंध्य जंगल में शबर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। पहली बार किसी स्त्री के सती होने के प्रमाण जो है 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरण अभिलेख में मिलता है। तो ये भी पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। गुप्त काल में वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था, ठीक है। और वृद्ध वैश्याओं को क्या कहा जाता था? कुटन्नी कहा जाता था, ठीक है। इसके अलावा जो हम देखते हैं कि गुप्त काल में बाल विवाह का भी प्रचलन था, ठीक है। और भी कई कुरीतियाँ जो थीं वो व्याप्त थीं, ठीक है। आगे देखते हैं कि गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, उन्होंने इसे राजधर्म बनाया था, ठीक है। फिर देखते हैं विष्णु का वाहन गरुण गुप्तों का राज्य चिन्ह था, ठीक है। तो राज चिन्ह कौन सा था? गुप्तों का गरुण, ठीक है। और गुप्त काल के विषय में देखते हैं तो गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी, ठीक है, वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ का जिला ललितपुर का दशावतार मंदिर है। ये बेतवा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पूछा गया है कि दशावतार मंदिर कहाँ पर अवस्थित है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं, जिसमें से गुफा नंबर 16 जो है और 17 जो है ये गुप्तकालीन है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें गुफा 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र जो है वो प्रशंसनीय है। गुफा नंबर 17 जो है के चित्र का चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन और महाभिनिष्क्रमण और महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए हैं, ठीक है। तो महानिष्क्रमण कौन सी घटना थी? महाभिनिष्क्रमण जो थी वो बुद्ध की एक तो घटना थी घर छोड़ने वाली, तो बुद्ध की घर छोड़ने वाली घटना जो थी घर त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाई। उसके बाद उनको ज्ञान प्राप्ति हुई जिसे निर्वाण कहा गया। फिर उन्होंने जो सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को जो उपदेश दिया उसको धम्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। फिर उनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण की घटना कहा गया, ठीक है। तो आगे देखते हैं, अजंता की बौद्ध गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा हैं जैसे कि बाघ की गुफा है जो ग्वालियर के समीप बाघ नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई। तो बाघ की गुफा किसने बनाई थी? ये गुप्तों ने बनवाई थी, ठीक है। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र पंचतंत्र जो था संस्कृत में संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबल के बाद दूसरा स्थान है इसका बिकने का, प्रकाशित होने का जो बिका है, ठीक है। इसे 5 भागों में बांटा गया है: मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रकाश और अपरिच्छाकारित्व, ठीक है। आगे देखते हैं, आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे थे। इसी ने सर्वप्रथम बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ठीक है। तो आर्यभट्ट ने सबसे पहले बता दिया था, लेकिन किसी ने उस वक्त जो है ध्यान नहीं दिया। बाद में जो है देखिए पता ही चला कि जो पृथ्वी जो है ये सूर्य के चारों ओर घूमती है,
लेकिन हमारे यहाँ आर्यभट्ट ने बहुत पहले ही बता दिया। बताइए, पुराणों को की वर्तमान रूप से रचना जो है गुप्त काल में हुई। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। गुप्त काल की राजकीय भाषा कैसी थी? प्राकृत थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? रुपयका कहा जाता था। ठीक है, चांदी के सिक्कों को रुपयका कहा जाता था। और हमने देखा था कि गुप्त काल में जो सिक्के थे तो सोने के भी सिक्के थे और चांदी के भी सिक्के थे। याज्ञवल्क्य और नारद और कात्यायन और बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में ही हुई। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। याज्ञवल्क्य स्मृति की, जिसमें कायस्थ का जिक्र आया है, नारद और कात्यायन और बृहस्पति स्मृतियाँ जो हैं गुप्त काल में लिखी गई। मंदिर बनाने की कला का जन्म कब हुआ था? गुप्त काल में ही हुआ था। संस्कृत उपलब्धियों में देख के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। गुप्त का शासकों की कुछ उपाधियां देख लेते हैं। शिवगुप्त जो थे उन्होंने आदिराज महाराज की उपाधि धारण की। घटोत्कच जो थे वो महाराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम जो हुए उन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त इंपॉर्टेंट है, जिसने पराक्रमांक की उपाधि धारण की। ठीक है, चंद्रगुप्त इंपॉर्टेंट है, जिसने विक्रमादित्य, विक्रमांक और कौन सी परम भागवत की उपाधि धारण की थी। ठीक है, और कुमारगुप्त ने कौन सी? महेंद्रादित्य, शक्रादित्य की उपाधि धारण की थी। स्कंदगुप्त ने कौन सी? क्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो पूछा कई बार स्कंदगुप्त का भी गया है उपाधि का, क्रमादित्य किसकी उपाधि थी। आगे देखते हैं। गुप्त शासक एवं अभिलेख। तो समुद्रगुप्त का कौन सा अभिलेख है? प्रयाग प्रशस्ति का अभिलेख है। ठीक है, जिसकी रचना किसने की थी? हरिशयन ने की थी। कुमारगुप्त का अभिलेख कौन सा? विल्सण का स्तंभलेख। ठीक है, स्कंदगुप्त का कौन सा है? भीतरी स्तंभलेख। ठीक है, आगे देखते हैं। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को पृथ्वी पर शासन करने वाला ईश्वर का प्रतिनिधि कहा गया है। ठीक है, नारद ने 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है, जिसमें जबकि मनु ने 7 प्रकार का दासों का उल्लेख किया है। मंदसौर अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम के शासन का वर्णन प्राप्त होता है। तुमुन अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम को शरतकालीन सूर्य कहा गया है। ये कुछ गुप्त साम्राज्य के ही विषय में है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो अगर इससे गुप्त साम्राज्य की अन्य चीज़ की अगर कोई प्रश्न आया तो वो आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, सबसे अधिक अभिलेख जो हैं 18 कुमारगुप्त प्रथम के मिले हैं। स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख गाजीपुर हूणों द्वारा आक्रमण की जानकारी देता है। ये पूछा गया प्रश्न है। स्कंदगुप्त अभिलेख जो है वो किस विषय की जानकारी देता है? तो हूणों के जानकारी देता है। और स्कंदगुप्त का अभिलेख कौन सा है? तो भीतरी स्तंभलेख है। ठीक है, तोरमाण मिहिरकुल प्रसिद्ध हूण राजा थे। ठीक है, कहोम स्तंभलेख में स्कंदगुप्त को शक्रोपम तथा जूनागढ़ अभिलेख में परिक्षिप्त वृक्षा कहा गया है। आगे देख लेते हैं गुप्तकालीन कुछ आर्थिक शब्दावलियां। जैसे भाग किसको कहा जाता है? राजा को भूमि उत्पादन से प्राप्त होने वाली हिस्सा जो होता था उसको भाग कहा जाता था। भोग किसको कहा जाता था? राजा को उपहार स्वरूप जो मिलने वाला कर होता था उसको भोग कहा जाता था। उदरंग किसे कहा जाता था? ये स्थायी काश्तकारों के लिए कर था। ऊपरी कर की हमने बात बताई थी कि अस्थायी कृषकों के लिए कर होता था। हिरण क्या होता था? ये द्रव्य यानी नगद रूप में लिया जाने वाला कर होता था। इसके बाद करवृष्टि क्या होता था? निःशुल्क या बेगार श्रम होता था। दिनार क्या होती थी? ये स्वर्ण मुद्राएं होती थी। ठीक है, हमने देखा था जो चांदी की मुद्राएं होती थी उनको क्या कहते थे? रुपये का कहा जाता था। और देखते हैं अग्रहार क्या था? मंदिर एवं ब्राह्मणों को दान दी जाने वाली भूमि को अग्रहार कहा जाता था। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दिनार भी इम्पोर्टेंट है। गुप्तकालीन रानियां जो थीं परम भट्टारिका, रागी तथा महादेवी उपाधियां धारण करती थीं। हरिशेन समुद्रगुप्त का संधि विग्रहक एवं महादंड नायक था। पदाधिकारियों के सर्वश्रेष्ठ वर्ग को कुमारामात्य, मतलब जो सबसे बड़ा पदाधिकारी होता था वो कुमारामात्य होता था। वेतन की अदायगी भूमि अनुदान के रूप में होती थी, तो वेतन की जगह क्या दिया जाता था? भूमि दे दी जाती थी। नगर का मुख्य अधिकारी पुरपाल होता था। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। मंदसौर अभिलेख में रेशम बुनकरों की श्रेणी द्वारा विशाल सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। मंदसौर का अभिलेख वाला रेशम का उत्पादन का पता चलता है। सभी व्यापारिक मार्ग उज्जैन में आकर मिलते थे। ठीक है, सर्वाधिक स्वर्ण जो थे वो
सिक्के गुप्त लोगों ने ही जारी किए थे, ठीक है, गुप्त शासकों ने ही सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। इन सिक्कों को क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। गुप्त काल में वस्त्र उद्योग सबसे महत्वपूर्ण था। घोड़ों का आयात जो था वो बैक्टीरिया से होता था। गुप्त काल में आय व्यय लेखन कार्य करने वाले को कायस्थ कहा जाता है, जिसका सर्वप्रथम उल्लेख याज्ञवल्क्य ने किया। प्रथम सती होने का प्रमाण किसे प्रमाण मिलता है कि पहले कौन सी स्त्री सती हुई थी, ये पता चलता है हमको ऐरण अभिलेख में पता चलता है कि 510 ईस्वी में सती हुई थी कोई स्त्री। गुप्त शासकों का व्यक्तिगत धर्म वैष्णव था। गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह गरुड़ था। वैष्णव और शैव के मध्य समन्वय गुप्त काल में स्थापित हुआ। ठीक है, आगे देखेंगे कि गुप्त राजाओं में परम भागवत धार्मिक उपाधि धारण की। स्कंद गुप्त का जूनागढ़ अभिलेख और बुद्ध गुप्त का ऐरण अभिलेख विष्णु स्तुति से शुरू हुआ है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना की थी। ये इंपॉर्टेंट है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णु ध्वज की स्थापना की थी विष्णु पर्वत पर। वैष्णव धर्म का प्रधान अंग अवतारवाद था। शिव के अर्धनारीश्वर रूप की मूर्तियां कब बनी? गुप्त काल में बनी, ये भी इंपॉर्टेंट है। गुप्त काल में ही मूर्ति त्रिमूर्ति के रूप में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा आरंभ हुई। गुप्त काल में गुप्तकालीन मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ठीक है, सबसे पहले इसी मंदिर में शिखर का प्रयोग किया गया, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा चुका है। अजंता की गुफाएं जो हैं गुप्त काल की हैं। गुप्त काल को संस्कृत साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इसी काल में कालिदास और अन्य संस्कृत विद्वानों ने अधिकांश संस्कृत साहित्य की रचना की। ठीक है, तो कालिदास ने जो है वो रचनाएं की, और भी जो लेखक थे उन्होंने रचनाएं की, जिसके कारण जो है गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। अभी हम चर्चा करेंगे कि जैसे जो नवरत्न थे चंद्रगुप्त द्वितीय के, तो उनमें मुख्य किसने क्या दिया और उनके विषय में क्या इंपॉर्टेंट है उसकी भी हम देख लेंगे। अभी पहले हम ये देख लेते हैं, आर्यभट्ट गुप्त काल के सबसे बड़े गणितज्ञ थे। उनकी रचना कौन सी है? आर्यभट्टियम। ठीक है, आर्यभट्ट गणितज्ञ थे और इन्होंने आर्यभट्टियम दिया। सर्वाधिक भूमि अनुदान गुप्त काल में दिया गया। ठीक है, सर्वाधिक भूमि अनुदान जो था वो गुप्त काल में दिया गया। और देखते हैं, गुप्त काल जो था ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान का काल माना जाता है। रामायण तथा महाभारत का अंतिम रूप से जो संपादन हुआ वो गुप्त काल में ही हुआ। गुप्त काल में दास प्रथा विद्यमान थी, तो गुप्त काल में दास प्रथा भी थी, पर्दा प्रथा भी थी, बाल विवाह भी था, और सती प्रथा का भी हमने देखा कि जिक्र हुआ है ऐरण अभिलेख में। तो मतलब कई प्रकार की प्रथाएं विद्यमान थी। आगे देख लेते हैं, गुप्तकालीन कुछ रचनाएं देख लेते हैं, उनकी रचना देख लेते हैं। जैसे विष्णु शर्मा ने लिखी पंचतंत्र, पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। कालिदास ने कौन कौन सी लिखी थी? इन्होंने लिखी मालिकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम, ऋतु संहार, रंगवंश, महाकाव्य, रावणार्जुनीयम। ठीक है, अब ये इनके बारे में देख लेते हैं कि जो कालिदास थे इनके विषय में ये पुस्तकें अक्सर पूछी गई हैं। तो इन्होंने मेन जो 4 किताबें लिखी थी कालिदास ने, 4 किताबें, ठीक है, उसमें जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेघदूत, जैसा ये यहाँ पे है मेघदूत। ठीक है, मेघदूत के अलावा ऋतु संहार, कुमार संभवम और रघुवंश। ठीक है, ये तो 4 किताबें हो गई। इसके अलावा इन्होंने नाटक भी लिखे थे। अब नाटक कौन कौन से थे? ये था अभिज्ञान शकुंतलम, इनका नाटक है जो सबने सुना है। अभिज्ञान, इनकी शकुंतला की कहानी सबने सुनी, तो ये नाटक हो गया। और था मालिकाग्निमित्रम, ये क्या है? ये भी नाटक है, नाटक रचना की थी। और जो था विक्रमोर्वशीयम जो था, ये भी नाटक था, तो ये नाटक लिखे थे। ठीक है, और देख लेते हैं विशाख दत्त ने क्या लिखा था? मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम की रचनाएं की थी। ये भी पूछा गया, ये सारे ही पूछे जा चुके हैं कभी ना कभी परीक्षाओं में, तो इनको ज़रूर एक बार ध्यान रखिएगा। और भारवी ने लिखी थी किरातार्जुनीयम। ठीक है, वत्स भट्टी ने लिखी थी रावणवध, भास ने लिखी थी संपन्न वासदत्तम और चारु दत्तम। ठीक है, अमर सिंह ने लिखी थी अमर कोश। ठीक है, तो ये इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर शूद्रक ने भी जैसे वृक्षकटिकम लिखी थी, आगे देखेंगे। हाँ देखिए, शूद्रक ने वृक्षकटिकम लिखी थी। शूद्रक ने लिखी थी
वृक्ष कटिकम, वृक्ष कटिकम होगा, ठीक है, वृक्ष कटिकम, वृक्ष कटिकम, ठीक है। और वारामिहिर ने कौन सी लिखी थी? बृहत संहिता भी लिखी थी, पंच सिद्धांतिका भी लिखी थी। आर्यभट्ट ने लिखी थी सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टियम, ठीक है। और ब्रह्मगुप्त ने लिखी थी ब्रह्म सिद्धांत। राजशेखर ने लिखी थी काव्य मीमांसा। वाणभट्ट ने लिखी है अष्टांग हृदय चिकित्सा से संबंधित है। ये कभी ना कभी पूछी गई हैं, ठीक है, तो इनको जरूर ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार जो वाणभट्ट ने लिखी थी, ये लिखी थी हर्षचरित। धन्वंतरी ने लिखी थी शल्य शास्त्र चिकित्सा से संबंधित, ठीक है। इसकी पीडीएफ हम दे देंगे टेलीग्राम ग्रुप में, तो वहाँ से ले लीजिएगा, ठीक है। गुप्तकालीन कुछ महत्वपूर्ण मुद्राएं मंदिर थे, ठीक है। मंदिर और स्थान देख लेते हैं। तो पहला विष्णु मंदिर था तिगवा, ठीक है। शिव मंदिर था भूमरा, और पार्वती मंदिर था, ये था नचना कुठार मध्य प्रदेश में, और विष्णु मंदिर था जबलपुर मध्य प्रदेश में। दशावतार मंदिर इसमें इंपॉर्टेंट है, जो कि देवगढ़ झांसी उत्तर प्रदेश में था, ठीक है। शिव मंदिर जो था एक वो नागौद मध्य प्रदेश में था, ठीक है। भीतर गांव का जो मंदिर था, ये भीतर गांव कानपुर में था। और लक्ष्मण मंदिर जो था वो इसी से संबंधित था, ठीक है। इसकी हम पीडीएफ दे देंगे आपको, आप देख लीजिएगा। अधिकारी और विभाग देख लेते हैं कि हर्षेण जो था वो एक अधिकारी था, तो ये समुद्रगुप्त का संधि विग्राहक था, और ये महादंड नायक भी था। इसी ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना भी की थी। तो ये हर्षेण जो था वो एक अधिकारी था, लेकिन किस चीज़ का अधिकारी था? ये संधि विग्राहक था, महादंड नायक था, और प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार था। वीरसेन शैव जो थे, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के संधि विग्राहक थे, ठीक है। और शिखर स्वामी कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के मंत्री और कुमारामात्य थे। पृथ्वी सेन कौन थे? कुमारगुप्त के मंत्री और कुमारामात्य थे। और आम्रकादर्व कौन थे? ये चंद्रगुप्त द्वितीय का सेनापति था, ठीक है। तो ये कुछ समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त के विषय में चर्चा थी। इसके अलावा जो हम थोड़ी सी और अन्य चर्चा कर लेते हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, जैसे पूछा जा सकता है, अब चूंकि चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त के विषय में पूछा जाएगा, तो हम चंद्रगुप्त के 9 रत्नों के विषय में देख लेते हैं। तो आर्यभट्ट के विषय में हम थोड़ा सा जानकारी देख लेते हैं कि आर्यभट्ट ने जो है ये क्या था? ये मैथमेटिशियन था, गणितज्ञ था, ठीक है। साथ ही खगोल शास्त्री भी था ये, और इसने सबसे पहले गणित को ज्योतिष शास्त्र से अलग किया था, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने दशमलव, ठीक है, शून्य सिद्धांत दिया था। दशमलव एवं शून्य का सिद्धांत दिया था। सबसे पहले मत का प्रतिपादन इन्होंने किया था। पृथ्वी गोल है, अपनी धुरी पर घूमती है, वह सूर्य के चारों चक्कर लगाती है, ये इन्होंने ही कहा था। और इनके 2 ग्रंथ जैसा हम देख चुके हैं, एक था आर्यभट्टियम और एक था सूर्य सिद्धांत, ठीक है। इसके अलावा एक भास्कर थे, भास्कराचार्य, ठीक है। इन्होंने आर्यभट्ट के सिद्धांत का टीका लिखा था, ठीक है। इनका जो रचना है वो कौन कौन सी थी? इनकी रचनाएं हैं महाभास्कराचार्य, और लघु भास्कराचार्य, ठीक है, भाष्य। इसके अलावा एक और है ब्रह्मगुप्त ने जो था ये प्रमुख गणितज्ञ थे, और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत का जनक इनको माना जाता है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का जनक। इन्होंने क्या किया था? ब्रह्मगुप्त ने अपने जो है सिद्धांत, ठीक है, ब्रह्मगुप्त ने अपने मत का प्रतिपादन किया था। इनका मत कौन सा था? इनका मत था ब्रह्म सिद्धांत नामक ग्रंथ में किया है, ठीक है। इसके अलावा एक और थे वारामिहिर, ठीक है, ये भी गणितज्ञ थे, और जो है ये इनकी रचनाएं थी वृत्तजात, और थी इनकी रचना वृहत संहिता। ये पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए बताना आवश्यक है। वैसे हम आपको इसको पीडीएफ के रूप में दे देंगे। अगला जो वीडियो आएगा जिसमें हम पूर्व परीक्षाओं में प्रश्न जो है उनको हल कराएंगे, तो वो उसमें सब हम इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो बस यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, जिससे कि ये दोबारा वहाँ रिवाइज हो जाए, ठीक है। और जो है जो अष्टांग हृदय आपने सुना होगा, अष्टांग हृदय ग्रंथ है, ठीक है। उसकी रचना किसने की थी? उसकी रचना वाग्भट्ट ने की थी।
और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में हम देख चुके हैं एक वैद्य था धन्वंतरी, ठीक है। उसका मेन योगदान उनका ये था कि उन्होंने आयुर्वेद के शल्य चिकित्सक थे, ठीक है। तो और बहुत ज़्यादा कुछ चर्चा करने के लिए नहीं है, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो पूछे जा सकते हैं परीक्षाओं में। और जैसे मुद्राएं जैसे देख लेते हैं, तो अभी जैसे हमने चर्चा कर तो दी थी, लेकिन एक बार फिर से देख लें। सोने की जो मुद्रा होती थी गुप्त काल की, उसको दिनार कहा जाता था, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न अगर आएंगे तो इन्हीं से आएंगे, ठीक है। चांदी की जो मुद्रा थी उसको रुपये का कहा जाता था। और जो बाकी हमने देखा था जो इनके, हाँ, गुप्त काल में जैसे दो बंदरगाह थे, ठीक है। दो बंदरगाह कौन से थे? ये भड़ौच एक था बंदरगाह जहाँ से व्यापार होता था, और एक बंदरगाह जो था ये बंगाल के पास ताम्र लिप्ति था, ठीक है। ताम्र लिप्ति था, ठीक है, ये बंगाल के पास था। तो ये दो बंदरगाह थे, ठीक है। महोदया जो था वो कन्नौज को कहा जाता था, और जो है और गुप्त साम्राज्य के बारे में जो भूमिकर था उसको कहा जाता था उद्रंग, ठीक है, भूमिकर। ये सब पूर्व परीक्षाओं में आए हुए हैं, हम इनको सबको कवर कर देंगे, अगले वीडियो में सब कर लेंगे, ठीक है। बाकी जो है कुछ खास है नहीं, हम बाकी सब चर्चा कर चुके हैं, और इसमें कुछ महत्वपूर्ण है नहीं। तो चलिए अगला वीडियो में हम सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूर्व परीक्षाओं में आए हैं उनकी चर्चा कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।